नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नई यात्रा प्रारंभ की है, संवैधानिक यात्रा, जिसमें हम एमपीपीएससी के द्वितीय पेपर पार्ट ए के यूनिट नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में यह हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आप हमसे इस यात्रा में जुड़े हुए हैं तो इससे पहले कि हमारे वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको इस लेक्चर को देखने में सहजता मिल सके या फिर सहूलियत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं हमारे इस यात्रा को। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की यात्रा, भारतीय संविधान के विकास की यात्रा। इस विकास की यात्रा में हम लोग यह देखेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना और उसको बनने से पहले उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे कैसे ब्रिटिश शासन ने एक के बाद एक करके कानून लाते गई और उसके बाद धीरे धीरे एक बड़े स्तर पर उन तमाम कानूनों ने एक बड़े संविधान का रूप धारण किया। तो इन तमाम बातों को इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं आज के हमारे। तो आइए जानते हैं इस यात्रा को। और मेरा मानना है कि आप लोगों को इस यात्रा को समझने से पहले एक चीज और समझना चाहिए कि विश्व में कई प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित है, जिनमें से कुछ का हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए इस संविधान को पढ़ने से पहले। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो चीज बताओ। तो शुरू करते हैं हम लोग विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों के बारे में जानने का। विश्व में प्रमुख शासन प्रणालियां प्रचलित है। इन्हीं शासन प्रणालियों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में शासन संचालित होता है। और इन शासन प्रणालियों को हमें जानना आवश्यक इसलिए भी है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली है, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। इनके अध्ययन के बाद हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में शासन प्रणाली होती क्या है और क्यों आवश्यकता है शासन प्रणाली। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले विश्व कॉन्टेक्स्ट में एक जो शासन प्रणाली है जिसको कहते हैं जनतंत्र। जनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र समझते हैं। जब किसी देश में या किसी राज्य में वहां की जनता द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हो, उस व्यवस्था को ही जनतंत्र कहा जाता है। प्राचीन समय में जो यूनान हुआ करता था, वहां पर इस प्रकार की प्रणाली हमें देखने को मिलती है। परंतु वर्तमान में विश्व की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, प्रत्येक देश के पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वह एक साथ मिलकर किसी स्थान पर बैठकर सभा नहीं कर सकते हैं और मतगणना नहीं करवा सकते हैं उस पर, और बहुमत नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यह व्यवस्था अभी वर्तमान में लोक प्रासंगिक नहीं है और वर्तमान में ये विलोपित हो गई। तो इसी प्रणाली को जनतंत्र कहा जाता है। हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आप लोग मेंस में कभी ये 2 नंबर 3 नंबर में आए तो आप लोग इसको आसानी से लिख पाए। ठीक। जब किसी देश या राज्य में वहां की जनता जनता स्वयं स्वयं बहुमत के आधार पर शासन में शासन में प्रशासन में लिख लेते हैं। शासन प्रशासन में सीधे अपनी सीधे या फिर प्रत्यक्ष कहिए, सीधे अपनी भूमिका निभाई
भूमिका निभाए। उसे ही क्या कहते हैं, जनतंत्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी जो शासन प्रणाली है, जिसे हम लोग जानते हैं लोकतंत्र के नाम से। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वर्तमान में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि हम लोग एक स्थान पर बैठकर सभा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारी यह प्रणाली तो प्रचलित नहीं है, लोग प्रासंगिक नहीं हो सकती, एक साथ व्यवस्था नहीं हो सकती सबके बैठने की। तो हमने व्यवस्था ये बनाई है कि अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाए। और जब इस तरीके की व्यवस्था कहीं पर पाई जाती है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि आइए समझते हैं, अब ये लोकतंत्र भी दो प्रकार का है। पहले तो लोकतंत्र की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जब जब किसी देश की जब किसी देश की जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाए उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है। अब ये जो लोकतंत्र है यह भी दो प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर एक पर जो हमारा लोकतंत्र है उसे हम लोग, अभी हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही, तो नंबर एक पर जो हमारा लोकतंत्र है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरे नंबर पर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अर्थात जब जनता सीधे तौर पर अपने देश के प्रमुख या देश के राष्ट्र अध्यक्ष को चुने तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका की जनता वहां के राष्ट्रपति को सीधे तौर पर चुनती है, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो देश है वहां पर जो शासन प्रणाली है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। यानी कि जनता, ऐसा परिभाषा रूप में लिख लीजिए, राष्ट्राध्यक्ष को सीधे जनता द्वारा चुना गया। दूसरे नंबर पर आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के प्रधान को चुनती है, देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनती है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति महोदय के जो निर्वाचन हुए थे उसमें हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग थे, विधायक सांसद, जो हमारे चुने हुए लोग थे जिन्हें जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है, वे लोग अपना मत देकर राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश के प्रधान यानी देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है।
अब आपने देखा कि यहाँ पर जनता ने सीधे वोट नहीं किया, वोट जो हमारे लिए किया वो हमारे प्रतिनिधियों ने किया, यानी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका नहीं निभाती है। इसी कारणवश इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, तो आइए इसको भी लिख देते हैं। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा, जनता द्वारा चुने हुए, चुने हुए प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए। ठीक, तो ये हमने देखा तीसरे नंबर की जो हमारी शासन प्रणाली, दूसरे नंबर की जो हमारी शासन प्रणाली थी लोकतंत्र। तीसरे नंबर पर आता है धर्मतंत्र। तीसरे नंबर पर जो प्रणाली है उसको कहते हैं धर्मतंत्र। शासन प्रणालियां कई है, लेकिन हम लोग प्रमुख का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, जो वर्तमान में प्रासंगिक है और कई कई बार हमें इनका सामना करना पड़ता है, यानी कि या तो एग्जाम में या फिर कहीं पर चर्चा के विषय हो ये, है ना, तो इस वजह से हम लोग इस प्रमुख शासन प्रणालियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, आवश्यकता भी नहीं है हमें सभी को पढ़ने की, हमारे पेपर में आता भी नहीं है, एग्जाम में आता भी। ठीक, चलिए, धर्मतंत्र, जब देश का शासन प्रशासन चलाने का आधार कोई धर्म हो, यानी कि धर्म के माध्यम से ही उस देश की व्यवस्था चलती हो, उस व्यवस्था को धर्मतंत्र कहा जाता है। यानी कि वहां शासन प्रशासन का जो आधार है उस देश का धर्म है। कई बार इस प्रकार की शासन प्रणालियों में यह देखा गया है कि उन देशों का एक घोषित धर्म होता है। जैसे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई घोषित धर्म नहीं है। भारत एक बहु हिंदू राष्ट्र जरूर है, यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, परंतु फिर भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारतीय संविधान में हमने अभी तक यह घोषित नहीं किया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उसी प्रकार जब कई देश अपने धर्म, अपने देश का आधार धर्म को मानते हैं और अपना राजकीय धर्म घोषित कर देते हैं, तो वहां पर जो शासन प्रणाली प्रचलित होती है वो कौन सी होती है? धर्मतंत्र। ठीक, आइए लिखते हैं। जब किसी देश के शासन प्रशासन का आधार कोई घोषित धर्म हो, उसे ही क्या कहते हैं? धर्मतंत्र कहा जाता है। ठीक, एक होता है कुलीन तंत्र, एक शासन प्रणाली है जहां पर शासन संचालन की समस्त शक्तियां वहां के एक कुलीन वर्ग के हाथों में, एक श्रेष्ठ वर्ग के हाथों में हो, तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र कहा जाता है। तो ये थी हमारी प्रमुख शासन प्रणालियां, जिसमें से हमें मुख्य तौर पर इन तीन का अध्ययन करना आवश्यक था, जो आपके लिए आवश्यक थी, तो उस बारे में हमने चर्चा भी की। और इसी कड़ी में अब जो हमारा अगला विषय है वो है भारतीय संविधान का विकास। ये हमारी मुख्य परीक्षा यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इसलिए इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की और समझते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या क्या घटनाक्रम उसके बीच में रहा, कैसे अंग्रेजों ने
सन 1600 में भारत में आकर और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो उन तमाम बातों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि ये बातें आपके नोट्स में आपके पास लिखित रूप में उपलब्ध रहे, ताकि जब आप इस चीज का रिवीजन कर रहे हो तो आपको सहूलियत मिल सके। ठीक, आइए। चलिए, हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का विकास। यहाँ से हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, भारतीय संविधान का विकास। भारत में जो संविधान का विकास हुआ है वो दो चरणों में हुआ है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में शासन रहा एक बहुत लंबे कालक्रम तक, लगभग 150 साल तक। उसके बाद का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा भारत में शासित होता रहा और शासन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसलिए इसे हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा भाग है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधीन शासन। दूसरे नंबर पर जो है वह यह है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का मतलब राजा होता है। क्राउन शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन। आइए जानते हैं इस यात्रा को। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की परमिशन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी भारत आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना है। और 1600 में यह कंपनी आती है। 1608 में कंपनी की ओर से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाता है और उनसे व्यापार की अनुमति मांगता है, परंतु किसी कारणवश जहांगीर अपने इस उद्देश्य में असफल रहता है और 1608 के बाद 1615 में कंपनी द्वारा पुनः प्रयत्न किया जाता है और भारत में फैक्ट्रियां लगाने और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए जहांगीर के दरबार में पुनः थॉमस रो को भेजा जाता है। थॉमस रो चूंकि एक सफल व्यक्ति था और विद्वान व्यक्ति था, बातों में माहिर था, इसलिए इसने जहांगीर को प्रसन्न कर दिया और जहांगीर उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा प्रसन्न। जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी और यह अधिकार दिया कि आप लोग भारत में अपनी कोठियां लगाइए। और उसी के बाद भारत में बंबई, कोचीन, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, इन तमाम जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक कोठियां लगा दी और भारत के अंदर इन्होंने अपने कदम जमाना प्रारंभ कर दिए। यह काफिला कुछ इसी तरह बढ़ता चला गया और एक समय आया कि इनका क्षेत्र, इनकी व्यापारिक सत्ता बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी। ठीक, बंगाल में उस समय में सिराजुद्दौला नवाब हुआ करता था
कालक्रम 1600 से 1700 ईस्वी के आसपास लगभग आ गया है। और इस घटना में सन 1600 के बाद 1700 वाला जो काल है हमारा, इसमें 1757 में बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में थोड़ी बहुत अनबन सी प्रारंभ हो गई। बंगाल का नवाब अब कंपनी की बढ़ती सत्ता को देखकर अब थोड़ा सा असहज महसूस करने लगा और अब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ, जो कि विश्व विख्यात युद्ध है। ऐतिहासिक घटना में इस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी युद्ध की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपने पैर जमाने में सफल थी। बात पलासी के युद्ध की कर रहा हूं, जहां पर सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के ही सहायक ने कंपनी की सहायता करी और कंपनी द्वारा उससे यह आश्वासन दिया गया कि भाई सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, बस आपको इसके बदले में हमें व्यापारिक छूटें प्रदान करना पड़ेगी, जिसे शाही फरमान कहा जाता था। शाही फरमान जारी कर बंगाल के नवाब ने अब पलासी के युद्ध में पराजित हो गए। उसके बाद नवाब के सहायक, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया, उसे मीर कासिम को, मीर जाफर को गद्दी सौंप दी गई और अब बंगाल की गद्दी पर यह बैठ गया। और जब ये गद्दी पर बैठ गया तो इसने अपने आला कमान की खिदमत में एक शाही फरमान जारी किया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा करों में छूट दे दी गई और इन छूटों का कंपनी द्वारा मिसयूज किया गया, जगह जगह पर लोगों को परेशान किया गया और कंपनी ने कुछ क्षेत्रों में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। किलेबंदी से तात्पर्य है अपने क्षेत्र में जहां पर अपना शासन है, जहां पर अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किले बना बनाकर वहां पर अपनी सेना रखना और नगर की प्राचीर बनाना और उसको सुरक्षित करना। आप व्यापार करने आए, कंपनी व्यापार करने आई है, भाई आपको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? बंगाल के नवाब तरफ से आपको प्रॉपर दस्तावेज मिले हैं, आपको अधिकार मिला है, स्वयं वो आपके साथ खड़ा है, तो अब आपको क्या आवश्यकता है प्राचीर बनाने की, क्या आवश्यकता है किलेबंदी करने की? और यही बात बंगाल के नवाब को खटक रही थी और यही बात अब बक्सर के युद्ध 1764 को जन्म देती है और बक्सर का युद्ध पुनः बक्सर क्षेत्र में लड़ा जाता है और इस बार पुनः अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को पराजित कर देती है। और चूंकि पलासी में एक बार पुनः पराजित कर चुकी है, बक्सर में पुनः पराजित कर दिया, अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें मजबूत हो गई और जड़ों ने जमीन पकड़ ली। यह घटना भारत के लिए वह काली घटना थी जिसने अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आधार प्रदान किया, यानी कि यह घटना मील का पत्थर साबित हुई अंग्रेजों के लिए। बात आगे बढ़ी और इन घटनाओं को देखने के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व जमा रही है, ब्रिटेन के क्राउन ने सोचा क्यों ना कंपनी पर अपना अधिकार जमाया जाए और अब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के क्राउन ने 1773 का पहला एक संवैधानिक एक्ट पारित कर दिया, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की कंपनी पर सीधे सत्ता स्थापित हो गई। कंपनी सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गई। अब इस एक्ट के तहत यह भी तय किया गया कि भैया भारत के अंदर कंपनी का कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार एवं निजी उपहार या फिर रिश्वत नहीं लेगा। इसके तहत यह भी व्यवस्था की गई कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे अब बंगाल के लिए नीति बनाने की व्यवस्था की गई और अब बंगाल के गवर्नर को इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब उसे बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाए। उसके नाम में जनरल ऐड कर दिया। तीसरा प्रावधान हो गया। साथ में बंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया और कहा कि भाई आप यहां पर भी शासन प्रशासन करेंगे। परंतु इस एक्ट में कुछ कमियां थी। इसने मद्रास और कलकत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसने उड़ीसा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट पारित किया गया, 1781 का एक्ट, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता, निवारण। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया और इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि अब उड़ीसा और बंगाल और कलकत्ता तीनों पर गवर्नर जनरल का अधिकार होगा। ये उस क्षेत्र पर अपनी नीतियां बना पाएगा। यह व्यवस्था की गई इस एक्ट के तहत। शासन चला कुछ समय तक और 1784 में, उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। पिट ने वहां पर एक एक्ट पारित करवाया और एक अधिनियम प्रस्तुत किया। बोला कि अब एक काम करते हैं, कंपनी के कार्यों को बांट देते हैं। कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर देते हैं, प्रशासनिक कार्य अलग कर देते हैं, ताकि कंपनी पर अपना नियंत्रण और ज्यादा मजबूत हो जाए। यह व्यवस्था की गई इस एक्ट के तहत। चूंकि इस एक्ट को प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और भारत के अंदर पहली बार द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हो गई। अब इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि भारत में व्यापारिक मामले अलग और राजनीतिक मामले अलग अलग देखे जाएंगे। इसके तहत दो अलग अलग प्रणालियां चालू की गई, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका यह कार्य था कि भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको आपको संचालित करना है। राजनीतिक गतिविधियों से तात्पर्य है किस राजा से संधि करनी है, किससे नहीं करनी है। संधि करनी है तो क्या संधि करनी है, किस विषय पर चर्चा करनी है, ये सारे मामले देख रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके साथ ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको यह कार्य सौंपा गया कि आप भारत के अंदर राजनीतिक मामले नहीं हैंडल करें, आप व्यापारिक मामले हैंडल करें। आप तय करेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में व्यापारिक कोठी लगानी है और किस में लगानी नहीं है। कर रखना है तो कितना रखना है, टैक्स रखना है तो कितना रखना है, ये तमाम बातें अब इस कंपनी की इस संस्था को सौंप दी गई, जिसे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं। और अब भारत के अंदर द्वैत शासन की नींव पड़ी। उसके बाद इसके तहत शासन लगभग चला 1833 तक। इसके बीच में छोटे छोटे एक्ट भी आए। शाही उपाधि अधिनियम आया 1778 में, है ना। छोटे छोटे एक्ट आए जो हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं है। उसके बाद 1833 का एक्ट आया। 1833 के तहत कंपनी के एकाधिकार को, जो कि वो लोग सन 1600 में एलिजाबेथ से लेकर आए थे कि भाई हम भारत में 15 वर्ष शासन करेंगे, जो कि समय समय पर बढ़ता गया, उसको समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि अब इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि अब भारत पर कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। भारत पर कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार नहीं होगा, जो कि वो पहले लेकर आई। अब व्यवस्था ये की गई कि भारत पर कोई भी अंग्रेज व्यापार कर सकता है। यानी कि पहली बार इस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। समय आगे बढ़ा, शासन संचालित हुआ, कुछ समय तक रहा, ठीक। लगभग 20 वर्ष तक ये शासन चला और 1813 में ये बातें हुई। मैंने 1833 लिख दिया, हमने बाईपास कर दिया। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। 1833 का चार्टर अधिनियम आया और 33 के चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि अब कंपनी को पूरी तरीके से व्यापार मुक्त कर दिया जाए, यानी कि उससे व्यापार का काम पूरी तरीके से ले लिया जाए। और इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि अब कंपनी भारत के अंदर व्यापार पूरी तरीके से नहीं करेगी, पूरी तरीके से उसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। और अब उसको एक नई जिम्मेदारी सौंप दी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राज्य क्षेत्र पर शासन करेगी। अब ब्रिटिश कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका कार्य बदल गया, इसका उद्देश्य बदल गया। अब इसका उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं है, अब इसका उद्देश्य भारत के अंदर एकमात्र उद्देश्य है शासन करना। इसके तहत, इसी एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि जहां जहां अंग्रेजों ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, यानी कि जहां जहां पर ब्रिटिश आधिपत्य था, उस क्षेत्र को इन्होंने ब्रिटिश प्रांत घोषित कर दिया, बोला कि ये ब्रिटिशों के प्रांत है। व्यवस्था चली लगभग 1853 तक चली। इस एक्ट के तहत शासन संचालित हुआ 1853 तक, यानी कि 20 साल तक शासन संचालित हुआ। और एक नया एक्ट आया, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 तक यह घटनाक्रम चलता रहा। और उसके बाद भारत में आप लोग जानते हैं कि बहुत से घटनाक्रम होने लगे और बहुत सी गतिविधियां चल रही थी। 1853 का जो दौर था, उस समय में 1857 की क्रांति की तैयारियां भी लोग कर रहे थे। देश में एक अलग व्यवस्था चल रही थी, जिसके तहत ये लोग ये चाहते थे कि भारत में अब आजादी के लिए काम किया जाए और आजादी के लिए काम करने हेतु कुछ कदम उठाए भारतीय, जो कि 1858 का जो 57 का जो हमारा क्रांति है, 1857 की क्रांति, उसमें आप लोग देखेंगे 1853 का जो ये अधिनियम है, इसके तहत भारत में पहली बार जो कंपनी के बड़े पद थे, उसमें जो बड़े पदों पर नियुक्तियां है, उसमें यह तय किया गया कि भैया ये नियुक्तियां हम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से फुलफिल करेंगे या फिर भरेंगे। पहली बार यह व्यवस्था की। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारत में कंपनी को, यानी कि सरकार को, विधि निर्माण हेतु और ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो
और ज्यादा उसको मजबूती प्रदान की जाए, यह तय किया गया। और कंपनी की इन्हीं गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं इससे शासन चला चला तो सही, लेकिन 1857 में इस शासन प्रणाली ने एक नए विप्लव या फिर क्रांति कह लीजिए उसको जन्म दिया, 1857 की क्रांति, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रणनायकों ने भारत में इस क्रांति का नेतृत्व किया, जिसमें आप लोगों ने तात्या टोपे का नाम सुना होगा, महारानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, बेगम हजरत महल का नाम सुना होगा, नाना साहब का नाम सुना होगा, लियाकत अली का नाम सुना होगा। इन तमाम लोगों ने अंग्रेजों के दांते तनो चने चबवा दिए। इस क्रांति की जो आग थी वो इतनी भयानक और इतनी तेजी से फैलने वाली थी कि 1 साल के अंदर ही इसकी चिंगारी ब्रिटेन के राजमहलों तक फैल गई। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे तैसे ब्रिटेन की सहायता से इस आंदोलन पर, इस क्रांति पर नियंत्रण पाया, और अब ब्रिटेन की सरकार को यह लगने लगा कि भाई कंपनी के बस का नहीं है, इतिहास में ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, भारतीय अब जागरूक हो रहे हैं, चूंकि ऐसी घटना दोबारा हो सकती है, इस वजह से अब कंपनी का शासन भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और शासन अब पूरी तरीके से हस्तांतरित हो गया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर शासन को इसे सौंप दिया गया ब्रिटिश क्राउन के। अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और इस प्रकार भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया। और अब जो भारत का शासन है यहां से जो संचालित होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन संचालित होगा। ब्रिटिश क्राउन ने भारत में शासन संचालित करने हेतु भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पारित किया, और यह जो अधिनियम पारित हुआ था ये पारित हुआ 1858 में यह अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो देश शासन प्रणाली चालू की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको समाप्त कर दिया जाए और वो तमाम शक्तियां ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त एक व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे, जिसे अब से भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। और इस राज्य सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद होगी, जो कि राज्य सचिव को समय समय पर अब उसके कार्यों में सलाह देगी या फिर सहायता करेगी। यह व्यवस्था की गई और फिर शासन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हमारा वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इतना ही समझते हैं, ठीक। बाकी का हम लोग कल समझेंगे। और इसका जो मेन सा आंसर राइटिंग है, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए प्रत्येक अधिनियम में, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इन तमाम अधिनियमों की आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, यानी कि नोट्स भी हम लोग बनाएंगे। तो इस लेक्चर के बाद अगले जो लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में जो शासन संचालित हुआ उसका अध्ययन करेंगे। देन हम लोग इन तमाम अधिनियमों को पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज हमारी लगातार आप लोगों के लिए चल रही है, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और यदि हम लोग आपकी कोई थोड़ी बहुत भी मदद कर पा रहे हैं तो आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन छात्रों को इसकी आवश्यकता है, यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, हम उन तमाम आयामों को कवर करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इन परीक्षाओं हेतु आवश्यक है। आप चाहे किसी भी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर सहायक साबित होगा और निश्चित तौर पर आपके उद्देश्य में यह आपकी
सफलता सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।